जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो है मैथमेटिक्स की एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं। अभी तक हम लोग जो मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे थे उसमें हम लोग जो है ज्योमेट्री थी उसी को हमने स्टार्ट किया था, मतलब एडवांस मैथ को हमने स्टार्ट किया था। ज्योमेट्री का हमने जो है ट्राइंगल चैप्टर को जो है अच्छी तरह से पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे दोस्तों। तो आज हम लोग जो है सर्कल लेके आए हुए हैं। आज का चैप्टर हमारा वृत्त का है और मैंने आपसे पहले बताया था कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि ट्रायंगल में हम लोग नहीं किए थे, लेकिन हम उनको आगे वाली क्लासों में कर लेंगे। लेकिन अभी हम जो सोच रहे थे कि जो हम आगे जो है कोई एक दो और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा मिसलेनियस एक साथ दो तीन सारे क्वेश्चनों को मिला के हम लोग ले आएंगे। फिर इसके बाद एडवांस क्वेश्चन कुछ ले आएंगे। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं जो है लगातार आपको जो है जियोग्राफी की क्लासें लगातार दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से जो है मैं मैथमेटिक्स की क्लासें नहीं दे पाया था, बिकॉज़ ऑफ कि मेरे पास थोड़ा सा समय भी नहीं था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से जो है हमारी क्लासें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब फिर से हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे और लगातार मैथमेटिक्स और जियोग्राफी की हम लोग क्लास लगातार करते रहेंगे। हमारी इंडियन जियोग्राफी में जो है अभी हम लोग जो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उस पर हम लोग जो है पहली क्लास कर चुके हैं। अगर आपने क्लास को नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइएगा, टैप करिएगा कि आपको क्लास मिल जाएगी। नहीं तो आप अगर मान लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो आपके पास नोटिफिकेशन गया होगा। बाय द वे, अगर नोटिफिकेशन ऑफ है तो आप जाके विजिट करिए, आपको बेस्ट क्लास मिलेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको सारे चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। और आने वाली जो क्लास दूसरी क्लास हमारी रहेगी, मतलब पार्ट 2 किसकी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम लोग जो है ज्योग्राफी के बारे में क्यों यहाँ पे बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी क्लास नहीं देखी है और आप हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, देन आपके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी आप तो जानते ही हैं कि नहीं, आपको कौन सी क्लास कहाँ पे क्या कैसे देखना है, कैसे विजिट करना है। सारी मैंने प्लेलिस्ट 1 बाय 1 सारी कुछ बना कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया चीज़ है या नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ आप लगातार हमसे जुड़े हुए देखते जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और जो है आज की बेस्ट पॉइंट को जो है बहुत अच्छे तरीके से सर्कल के बारे में जानेंगे। जितनी मैंने इसकी थ्योरम है, मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम होती हैं, क्योंकि कई बार उस थ्योरम से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे वहाँ पे कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको थ्योरम के बारे में पता नहीं होता है। थ्योरम की जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, हम सर्कल के क्वेश्चन को 100% ये श्योर है कि करने के हम लोग जो है इसके करीब होंगे। बस थोड़ा सा अपना नज़रिया जो है कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। कई बार होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स से जब भी हम लोग नाम सुनते हैं कंपटीशन में, तो लोग बोलते, कुछ लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं, जैसे भाई एसएससी का एग्ज़ाम देना तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बेसिस पे ही इतने अच्छे नंबर ला पाते हैं। लेकिन कुछ लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं। सबका अपना एक वीक पॉइंट होता है और बस उसे अपने ऊपर लोग हावी होने देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एमटीएस ने अपना चेंज किया, सीएससी ने बहुत सारी चेंजमेंट की, उसमें से एमटीएस का एग्ज़ाम था, उसने भी उसमें बड़ा चेंजमेंट कर दिया कि हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सिर्फ पासिंग मार्क रखेंगे, बाकी जो है हम लोग मेरिट बनाएंगे। कि किससे बनाएंगे, इंग्लिश और जीएस से बनाएंगे। अब बात यहाँ फंस गई कि लोगों को जीएस एसएससी की माशाल्लाह ऐसी जीएस पूछता है कि आप पता ही नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी अच्छे जीएस में परफेक्ट हो, आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, लेकिन इसकी जीएस पे आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आप 25 क्वेश्चन में से आप अगर 15 क्वेश्चन सही कर पाएँ, 20 क्वेश्चन सही कर पाएँ तो आप बहुत ही अच्छे महारथी हैं। आपका लक भी डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा मिल गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अच्छे नहीं पूछता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है। भाई लोग सारे जो है जीएस के कॉन्सेप्ट तो कस कर लेते हैं और बाकी जो है कुछ ऐसी स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है गतिशील सामान्य ज्ञान, तो वहाँ पे जो है लोगों को जो है हवा पसीने सब छूट जाते हैं। तो ये बात दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि जो है मैथमेटिक्स एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग उसमें से जो कर ले, लेकिन अब इसने जो है सारा सिलेबस चेंज किया, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएल हो, सब में इसने जो है जीएस को भी रख दिया है एक इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में, ठीक है। मेंस में इसने इंग्लिश के साथ मतलब रीजनिंग को भी अब रखा है इस बार। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो है 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले मेंस वालों के बच्चों के लिए, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, जाएँ और फतेह हासिल करके आएँ। और जो बच्चे भी नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने साथ धीरे धीरे मेहनत करते रहें। तो कतई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको अपने अंदर ये रखना है कि नहीं, हम वहाँ पे जाएंगे, आप परचम लहरा के आएंगे, वहाँ पेपर की जो है खोपड़ी में छेद करेंगे और जो है इसका जो है पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ऐसा मतलब रहना चाहिए, दिमाग में पॉजिटिविटी रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होगा। हम क्वेश्चन की पूरी तरह से एक प्रकार से उसका पूरा ऊपर से नीचे तक उसको अच्छी तरह बारीकी से देखेंगे और सारा क्वेश्चन करके आएंगे। आप ये कह सकते हैं परखच्चे उड़ा देंगे।
पेपर के, क्योंकि जब कभी होता है ना बच्चों कि हमारे अंदर जब एक पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारा नज़रिया ऐसा रहता है, हम जब पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं हर चीज़ को, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो सारी चीज़ पॉजिटिव होती जाती है। अब मैं बच्चों आपको एक छोटी सी बात ही बता देता हूँ कैसे। अभी एक करंट का ही, ये कल की ही बात है, तो मैं जो बच्चे पे से मिला, छोटा बच्चा है जिसको मैं था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्चा था, तो उस बच्चे का एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स का। तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो उसकी मॉम ने कहा कि बच्चे थोड़ा सा आज टी शर्ट पहन के जाओ, मतलब शर्ट पहन के जाओ, ऊपर से कुछ कपड़े ना पहनो क्योंकि गर्मी है और सही से नहीं होगा। तो बच्चे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। बच्चे को गुस्सा आ गया तो उसने मॉम से बोला, क्योंकि उसको पता नहीं है, मैच्योर एज नहीं थी अभी, वो जो है छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 10 साल का है, तो उसको जो है 12 साल का होगा, तो उसको जो है इतना पता नहीं था। तो उसने गुस्से हर आदमी को गुस्सा आता है, ये हमारा पता नहीं रहता है ना कि हर बच्चे को छोटे से बचपन से गुस्सा आता है बड़े बड़े तक। बस वो बचपन से जब मेच्योर एज में पहुंचता है, युवावस्था से जब प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने लगता है, मध्यावस्था में मतलब ये मेच्योर्ड होने लगता है। कहते हैं युवावस्था में बहुत गर्म खून होता है, लेकिन धीरे धीरे आदमी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझदारी विकसित हो जाती है, उसे पता हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वैसे ही क्या होता है बच्चों की, जब वो मतलब गुस्से में उसने कह दिया कि मॉम आज मैं जो है 2 नंबर का छोड़ के आऊँगा, सॉरी 1 नंबर का मैं आज पक्का गलत करके आऊँगा, वो ऐसे बोलता है मम्मी से। वो तकरीबन 20 से 30 बार ऐसी बात बोलता है कि मैं 1 नंबर का पक्का गलत करके आऊँगा, 1 नंबर का पक्का गलत करके आऊँगा। गुस्से में बोलता है क्योंकि उसको कपड़े जो है कह दिए मम्मा ने। तो मम्मी बोलती कैसे बातें बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं मम्मी क्या गलत करके आऊँ, गलत। ऐसे दिमाग में उसने एक पिक्चर बना ली, क्योंकि उसने 40 से 50 बार, जब कोई लड़का वही कोई भी चीज़ है अगर मान लो बोल दिया कि नहीं मैं आज जो है मेरा पेपर गलत हो जाएगा, मेरा मैथमेटिक्स को होगा ही नहीं, अरे आता हुआ भी आप नहीं करके आएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपके अंदर पिक्चर बन गई ना। आपने वो ऐसी बार बार सोच के आपने एक पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कर ली है। तब क्या हुआ बच्चों की, वो पिक्चर पेपर देने जाता है और जब पेपर दे के वापस आता है तो देन ऐसा ही होता है। उसको आता हुआ क्वेश्चन, उसने उसके बारे में तकरीबन 10 से 15 बार प्रैक्टिस करी हुई थी और मैंने भी उसकी काफ़ी हेल्प करी थी। तो उसमें क्या हुआ उस बच्चे का कि वो बच्चा जो है 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन छोड़ के चला आता है और यहाँ खूब रोता है आके। तो ये था कि उसके अंदर ऐसी पिक्चर बन गई थी नेगेटिव, उसने एक पिक्चर बना ली थी कि मैं आज छोड़ के आऊँगा। जो उसने सुबह ऐसी बात बोल दी, ये नहीं होता है कि आपने गलत बोल दिया तो गलत हो गया। किसी ने सही कहा था, हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे पूर्वजों ने ऐसी बात कही कि कभी भी घर से निकलते समय गलत बात ना बोलें, ये बार बार उस बात को ना दोहराएं। ठीक है। अब ये होता है जैसे मान लीजिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि घर से निकलते समय खाली बाल्टी ना देखें, तो एक नेगेटिविटी का संकेत हमको मिल गया है। अब कभी अगर मैंने देख लिया तो वो नेगेटिविटी बार बार दिमाग में आती है, अरे देख लिया, तो वो हो जाता है। भले उन्होंने कहा ज़रूर था, लेकिन उनकी बात भी एक प्रकार की थी कि भाई अगर आप कह रहे हैं तो उसको सोचें नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा था। अब वो चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देख लिए तो देख लिए, उसको भूल जाओ, दूसरी चीज़ सोचने लगो, क्योंकि दिमाग है लाखों करोड़ों विचार दिन प्रतिदिन रोज आते हैं, और जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे उसकी तरफ आपका दिमाग जाएगा, वैसे ही आपका नज़रिया रहेगा। तो ऐसी एक कहानी और मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक अमेरिका के एक जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो छोटे से गांव के होते हैं अमेरिका के। फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो थोड़ा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनके बिजनेस की तरफ रुझान जाता है। तो क्या करते हैं, तुरंत जो क्या करते हैं कि वो बिजनेस मतलब अपने कैलिफोर्निया से स्कॉटलैंड चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं बिजनेस के लिए, कि हम थोड़ा वहाँ जाएंगे, थोड़ा कमाएंगे, थोड़ा और अच्छे से अपने आप को डेवलप करेंगे। वहाँ पे जाके अपने आप को इतना डेवलप कर जाते हैं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, करोड़पति। उसके उनके अंडर पे तकरीबन 40 से 50 लोग उनके करोड़पति जो रहते हैं, मिलियनरीज रहते हैं, बिलियनरीज रहते हैं, उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो एक बार उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि बताइए सर कि आपका दूसरों के प्रति नज़रिया कैसा रहता है जब उनसे आप बात करते हैं, आप मीटिंग करते हैं। तो वो एक बात बोलते हैं कि जैसे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बहुत बड़ी खान है, माइंस है, उसमें आपको 1 तोला सोना निकालना है। 1 तोला सोना का मतलब 10 ग्राम सोना मान लीजिए आपको निकालना है। उस तरह का मेरा नज़रिया रहता है, जैसे कि 1 तोला सोना निकालने के लिए पहाड़ और माइंस में जिसका नज़रिया होता वैसा। बोलते वो कैसे? बोलते हैं कि जब 1 तोला सोना आपको निकालना होता है तो आप टनों, 10 टनों, 20 टन मिट्टी आप बाहर निकालते हैं खान से, और आपकी सोच में बस वही बात रहती है, आप बस वही सोच रहे होते हैं, बस उतना ही सोच रहे होते हैं कि मुझे बस सोना दिखे, सोना दिखे, सोना दिखे। आपके दिमाग में बस वही चीज़ रहती है, मुझे सोना दिखना चाहिए। तो लोग जैसा दिमाग में पिक्चर बना के वो काम करेंगे, वैसा ही उनको चीज़ दिखने लगेगी, वैसा ही उनके साथ होगा भी। तो
तो याद रखिएगा, पॉजिटिव अगर आप एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव विचार आपके साथ, पॉजिटिव सकारात्मक अगर आपके पास नज़रिया है, तो श्योर 100% है कि एक दिन आप सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। आप उस बारे में ज़रूर आगे सोचेंगे, क्योंकि लोग जो है अगर नेगेटिव सोचने लगते हैं तो उनका कुछ नहीं हो पाता, तो बेड़ा गर्द में गया, बेड़ा धार है। तो ऐसी बात याद रखना, ठीक है। तो मैं आपको जो है सर्कल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है इसके बारे में जान चुके हैं। हम रोज़ एक नई पिक्चर, एक नई कहानी, एक नई चीज़, एक नए विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ें जानते हैं। तो आज की हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास का पहला पॉइंट यही है कि व्रत होता क्या है। व्रत एक बेटा क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। एक निश्चित दूरी से, जैसे मान लीजिए मैंने कही थी एक निश्चित दूरी से, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे निश्चित दूरी से समान दूरी, मतलब एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, ये बिंदु सारी बिंदुओं की निश्चित दूरी से। ऐसे करके मैंने बिंदु ले लिए, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित ये बिंदु है, मान लीजिए मैंने एक ओ बिंदु निश्चित बिंदु रख दिया। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु, सारे बिंदु जो है समान दूरी पर, इन बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो एक बिंदुपथ बन जाएगा। समान दूरी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी दूरियाँ समान है, इसकी सब दूरियाँ आर मान लो, आर मान लेते हैं। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ, ठीक है, एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का, सभी बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। इस पॉइंट को दिमाग में रखना है कि अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ पे, बच्चे बताओ अच्छा इसकी दूरी क्या होगी, बोलोगे जो इसकी दूरी सी की दूरी वही ए की ओ ए की दूरी रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या बी की दूरी क्या रहेगी, जो ओ बी की दूरी है वही ओ सी की दूरी रहेगी। ऐसे करके हम सारे पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहलाती है, जो निश्चित दूरी होती है वो रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, रेडियस कहलाती है, उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पे जो ओ सी है या ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ डी कह दे, तो ये क्या कहलाएगा, आर, रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो एक निश्चित दूरी जो होती है एक निश्चित बिंदु से बिंदुपथ पर, बिंदुपथ मतलब उसकी परिधि पर, ये क्या कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है। क्या बच्चे कहलाती है, परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सरकमफ्रेंस, जिसे बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। तो कई बार पूछता है कि मान लीजिए इसमें एक तार लगाना है, इस व्रत के चारों ओर एक तार लगाना, प्रश्न आ जाता है इस व्रत के चारों ओर एक तार लगाना है, तो बताइए कितने तार की लंबाई की आवश्यकता होगी, लंबाई के तार की फेंचिंग करना है तो कितने लंबाई के तार की आवश्यकता होगी, तो आपको बता देना है कि 2 पाई आर, क्योंकि व्रत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। व्रत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। इस बात को याद रखना, 2 पाई आर। तो ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आर रेडियस है, पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 20/7 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 20/7 होती है, या कह सकते हैं 3.14। इसकी वैल्यू पॉइंट की बात बहुत अनंत तक जाती है, लेकिन हमको 2 नंबर तक देखना रहता है अधिकतर, तो हम लोग 2 पॉइंट तक देख लिए 3.14। ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको दिमाग में रखना, आर क्या होता है, त्रिज्या होती है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ डी क्या होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है, 2 बराबर मतलब 2 × आर होता है, 2 × आर। 2 × आर कैसे होता है बच्चों, जैसे मान लो मैंने एक वृत्त बनाया और वृत्त के केंद्र से मान लीजिए मैंने आर डाला, फिर एक मैंने यहाँ पे आर, मतलब वृत्त के केंद्र से जाने वाली एक रेखा, मतलब चाप बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चाप मैंने एक कर दिया, कॉर्ड जिसे बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है ना। चाप नहीं बोलते हैं उसे, जीवा बोलते हैं, जीवा। तो डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, वृत्त का सबसे बड़ा चाप जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जो उसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। वैसे जीवा की परिभाषा यह होती है कि वृत्त को 2 असमान भागों में विभाजित करता है। जीवा क्या होती है, मान लीजिए जीवा मैंने एक ए बी एक जीवा है, ए बी बराबर एक जीवा है, वृत्त को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। मतलब कि क्या सकते, ए पी हो गया, ये क्यों हो गया, तो ए पी बी बराबर हो गया दीर्घ वृत्तखंड हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और ए क्यू पी बराबर हो गया लघु वृत्तखंड। क्या हो गया बच्चे, लघु वृत्तखंड। मतलब जीवा क्या कर देती है, वृत्त को 2 असमान भागों में विभाजित कर देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जीवा ये भी वृत्त होगी, क्योंकि वो 2, मतलब कि जीवा क्या होती है, किसी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये मैंने नहीं बोला कि दोनों बिंदुओं की एक दूसरे से निकल जाएगी दूरी, मतलब प्रतिच्छेद रेखा की बात नहीं हो रही। यहाँ पे 2 बिंदुओं को, कोई मैंने पॉइंट ले लिए और एक यहाँ पे पॉइंट, एक ये है, एक यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, 2 बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और जनरली जीवा वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है।
तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको सारे पॉइंट बता दिए मैंने, तो यहाँ तक आप जो है समझ गए होंगे। आप सारी नोट्स बनाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता भी होंगी, नहीं पता है तो आपको जो है PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात है कि आप जो है इसको देखो थोड़ा सा देखते भी चलिए, नोट्स बताता चलता हूँ तो आप देख चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है बच्चे, देखिए देखिए ये जो क्षेत्र कहला रहा है ये छोटा सा OAPB एक चाप है, चाप के द्वारा स्थित खंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने O लिया, यहाँ पे हमने एक चाप ऐसे करके, एक चाप हमने ऐसे करके मार दिया, हमने यहाँ पे जो है एक चाप कर दिया, ये AB का चाप कर दिया, तो APB क्या एक चाप हो गया, तो OAPB क्या हो गया यहाँ पे, अब एक यहाँ पे हो गया APB एक चाप है, APB एक चाप है, तो OAPB एक त्रिज्यखंड हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बात को भी दिमाग में रखना, त्रिज्यखंड हो गया। यहाँ पे एक जीवा मैंने बता दी है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले दो बार असमान भागों में विभाजित कर देती है, ये वाला भाग हो गया और एक यहाँ पे ये भाग हो गया। ये दो असमान भागों में जीवा कॉर्ड वृत्त को विभाजित कर देती है, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर होती है, डायमीटर बराबर D बराबर 2 × R, क्योंकि वो दो आर पार चली जाती है, मतलब केंद्र से आर पार निकल जाने वाली रेखा ऐसे करके, ठीक है ना। तो याद रखिए ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वृत्त के परिधि पर डाली गई स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री होता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए A और ये APB एक स्पर्श रेखा है, APB बराबर स्पर्श रेखा, क्या बच्चे स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है, केवल एक बिंदु पर टच करती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, कहाँ जहाँ पर टच करना हो एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर टच करेगी, एक बिंदु पर, यहीं पर टच कर रही है, देखो यहाँ पे टच कर रही है ना। स्पर्श रेखा वो होती है जो किसी भी मतलब वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, वृत्त के एक बिंदु पर। तो यहाँ पे एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, P पर मान लीजिए स्पर्श कर रही है, तो वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई रेखा या खींची गई रेखा, या खींची गई जो रेखा है वो क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। टेंजेंट, जो टेंजेंट लाइन है वृत्त की, टेंजेंट लाइन उस पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त के केंद्र से देखिए यहाँ पे डाली गई रेखा वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है। इससे कई क्वेश्चन हल होते हैं, देखिएगा आपको बात हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि वृत्त के केंद्र से, आपको पता होना चाहिए, भी एक थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र से जो जाने वाली, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई लाइन, डाली गई रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर AB, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने चीज़ देख ली, ये दी थी ये, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, समझिए बात को। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो लंब डाला जा रहा तो 90 डिग्री होगा, ठीक। जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। वृत्त को दो बराबर भागों में, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, मतलब AP बराबर PB। अब यहाँ पे हमको 90 डिग्री है तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लाएगी, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गई, ये इसका आधार हो गई। ये यहाँ से हम लोग जो है निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट लगा के हम लोग निकाल लेंगे, और इससे हम लोग जो है जीवा की लंबाई भी निकाल सकते हैं, ये निकाल आए तो ये भी निकल आएगा, और इससे हम जब त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से मान लीजिए O केंद्र हो गया, समान दूरी पर OM बराबर ON, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, समान दूरी पर स्थित जीवाएं, बेटा स्थित जीवाएं, ठीक है ना। स्थित जीवाएं जो होती हैं
जीवाएँ क्या हो, समान दूरी पर हो, समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो कितनी हो जाएंगी, ए बी बराबर सी डी जीवा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उल्टा बोल सकते हैं कि समान लंबाई की जीवाएँ, समान लंबाई की जीवाएँ वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। दोनों तरफ से बोल सकते हैं, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो वही है ना। तो बोल सकते हैं कि समान लंबाई की जीवाएँ वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो ये देखो ओ एम बराबर ओ एन लिखा हो ना, तो ये चीज़, दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त के सबसे क्या होती है, पास में होती है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी है कि नहीं है, जीवा है, ठीक है ना, जीवा ए बी इज ग्रेटर देन है कि नहीं, तो ये सबसे पास में होगी। तो वृत्त के केंद्र से, तो यहाँ पे जो P है Q है, तो ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि जिस जीवा की लंबाई सबसे बड़ी होगी, अगर मान लीजिए किसी वृत्त में दो जीवाएं हैं तो समानांतर हैं, तो सबसे बड़ी जीवा की लंबाई वृत्त के केंद्र के सबसे पास होगी, और सबसे छोटी जीवा की लंबाई, जो छोटी जीवा है लंबाई में, वो वृत्त से दूर होगी, वृत्त के केंद्र से दूर होगी। इसको भी आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो आप देख सकते हैं अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बच्चे, समकोण होता है। तो यहाँ पे आप अर्धवृत्त देख रहे होंगे, वो केंद्र है, तो अर्धवृत्त में बना कोण ये समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना कोण, देखो अर्धवृत्त है, मान लीजिए इतना हमने पूरा वृत्त है, लेकिन अर्धवृत्त भी इसको मान सकते हैं भाई, नीचे से मतलब नहीं ऊपर वाले से मतलब है। तो यहाँ पे जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन कैसे आ जाता है, मान लीजिए कैसे ऐसे करके कर दिया गया। अब मान लीजिए इसमें ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात, थोड़ा एक मिनट इरेज कर देता हूँ इसको मैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया ये, तो ये कर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कर्ण। भाई ये कर्ण हो गया, तो इन दोनों में कोई ना कोई एक लंबाई हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, उसके आधार हो जाएगा। तो आप यहाँ से जब इतना आपको पता चल जाएगा, तो फॉर्मूले कई सारे होते हैं, क्या होते हैं, कई सारे होते हैं। जब हम लोग ऐसी बात करते थे यहाँ पे ऐसे करके क्या बात करते थे कि मान लीजिए 90 डिग्री रहता था, तो ये लंबाई होती थी, चौड़ाई होती थी, तो 1/2 क्या करते थे, लंबाई क्या कहते थे, आधार गुणे चौड़ाई बोलते थे कि नहीं बोलते, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे ये हाइट होगी, मान लीजिए क्या होगी, हाइट मतलब एच बोल सकते हैं इसको, लैटिट्यूड बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो एच की जगह हम लोग एल लग सकते हैं, और बी हो गया बेस इंटू 1/2। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर आप निकाल लिए हैं, तो 1/2 इंटू 1, ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बना हुआ है इसकी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था बच्चों कि 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट बराबर क्या है, हाइट यहाँ पे एल या पी बोल सकते हैं, लैटिट्यूड बोल सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो दोनों को एक रख दिया हमने, बेस वही है। तो आप ऐसे करके इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जो इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है उसका क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो मतलब आप समझ गए होंगे ना, एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, इस बात को दिमाग में रखना है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ऐसे करके भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं बच्चे, सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। कई बार होता है कि ऐसे करके मान लीजिए बना देता है, डायग्राम ऐसे दे दिया, और ऐसे करके ये एक मान लीजिए ऐसे करके दे दिया, फिर ऐसे करके दे दिया। भाई ये 90 हो गया तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया तो पूरा ये 90 हो गया, चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। पता चल जाता है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ऐसे करके चीज़ें ये भी समझ में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब आज की क्लास का। इसके बाद हम लोग जो है अगली क्लास में जब आएंगे तो और इसके नए नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्योंकि जो है ज़्यादा देर तक तो हम लोग जो है आज करने वाले नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गई, हमको कहीं थोड़ा सा हमको निकलना है, इस वजह समय का अभाव होने की वजह से हम जो है आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं कर पाएंगे। तो
मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या बना हुआ है, इस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, कितनी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एक ही चाप के द्वारा, आपको समझना है बात को, कि वृत्त के एक ही चाप अंश के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप, ये पूरा एक चाप है, देखिए एक चाप है, वृत्त के एक चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा, लिख देता हूँ, एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का, वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। उल्टा बोल सकते हैं कि वृत्त की एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये आधा हो गया तो दूना हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं ए पी बी ओ। तो यहाँ पे एंगल ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए ओ बी। यहाँ पे आप चीज़, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या इसको इधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × ए पी बी। वही चीज़ होगी कि नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जहाँ तक आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्कुल हल्का, बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो गया होगा, थोड़ा चीज़ फंस गई थी, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैंने जो भी था मैंने आपको जो है बेस्ट देने का, बेस्ट समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों को जो है सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग से जो है स्किप हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको जो है सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है, अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप देखिएगा पूरी वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने पड़ोसियों को बताइएगा, ठीक है, और वीडियो पर अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे एक बहुत बड़ा अनाउंस करने जा रहा हूँ कि मैं जो है जल्दी से, जैसे मैंने कल बताया था कि मैं मोटिवेशन सेशन एक लाने वाला हूँ, जो एक सिर्फ मोटिवेशन पे बेस्ड होगा, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि क्लास कम दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं जो है बीच में ज़्यादा तो नहीं इस तरह उधर की बात, मैं इधर उधर की बात ही नहीं करता, मैं ना आपसे ज़्यादा मजाक करता हूँ, ना हंसी मजाक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि नहीं बच्चों के साथ होना चाहिए तो वो चीज़ अलग रहती है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कि बच्चों को सही से ज्ञान देना, सारा ज्ञान देना, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाना और ज्ञान बताना, इधर उधर की बातें बताना नहीं, ठीक है। आओ अच्छे से पढ़ाओ और फिर इसके बाद जो भी है अपना काम करो, तो ये रहता है। तो आज की क्लास ख़त्म करने से पहले आज के हम लोग जो है थोड़ा सा मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। जो आज हम लोग सोचते थे कि अब जो है स्टार्टिंग या अंत, जहाँ पर भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको जो है एक अच्छा सा मोटिवेशन थॉट ज़रूर आपके सामने जो है लेके आएंगे, ताकि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जनरेट हो जाए, आपके अंदर सकारात्मक विचार की एक जो है बौछार सी आ जाए, वो हार्मोन्स जनरेट हो जो आपको आगे लेकर आए और ये बोले कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ही तो करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो समझिए दोस्तों, लक्ष्य थोड़ा दूर है, लक्ष्य थोड़ा दूर है, क्या करना है हमें, सफलता हासिल करने के लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लक्ष्य थोड़ा दूर, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा मेहनत करना बाकी है। आज पढ़ लेते हैं, कल अपनी सफलता की कहानी लिखना बाकी है। तो आप यहाँ पे समझिए कि मोटिवेशन थॉट आप कहाँ से आता है, कहाँ से आप मोटिवेट हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम लोग मोटिवेट खुद से होते हैं, दूसरों को देख के तो लोग होते हैं, आप खुद से कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट की फॉर अचीविंग एनी गोल। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, एक बेस्ट की होता है फॉर अचीविंग एनी गोल। आप ये समझिए बात को कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आप ये मत करिए। तो मैं आपको बताऊँ, शोर मत कर दोस्त, शोर मत कर दोस्त, अभी स्ट्रगल की रात है, शोर मत कर दोस्त, अभी स्ट्रगल की रात है, हम सबको दिखा देंगे अपनी औकात, बस कुछ दिनों की बात है। तो मैं ऐसे ही मोटिवेशन थॉट आपको देता रहूँगा और जो है चीज़ें आपको जो है समझाता रहूँगा। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से मेहनत करके कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो ऐसे ही मोटिवेशन थॉट, ऐसी चीज़ें आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
जय हिंद।